about the relation, general relationship between the bankers and customer. So there are two kind of relationship, general and special relationship. So we completed almost general relationship, right? So in the first point, that is relationship as a debtor and creditor. Who is debtor here? Ma'am, debtor is the banker. Exactly, the debtor is banker, and who is creditor here? Customer. Because they paid the amount to the bank and they just put the amount as a safe custody with the bank. यानी कि जो पैसे हैं वो सेफ हैं किनके पास? बैंक के पास, राइट? सेकेंड पॉइंट इज डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप समझ में आया? जब भी डिमांड होगा पैसा फिर मांग लेंगे, कौन मांगेगा? क्रेडिटर, ठीक है, फ्रॉम डेटर यानी कि बैंक से. नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर मस्ट डिमांड पेमेंट. द क्रेडिटर मस्ट डिमांड पेमेंट यानी क्रेडिटर को पैसा तभी मिलेगा जब वो बेसिकली डिमांड करेगा. ऐसा नहीं है कि आज बैंक को सपना आया कि अरे वो क्रेडिटर जो था ना XYZ पर्सन उसको पैसा देना है, नहीं. व्हेन दे विल डिमांड, ठीक है, जब भी वो डिमांड करेंगे तभी उनको पैसा दिया जाएगा. प्रॉपर प्लेस एंड टाइम ऑफ डिमांड. अब आप कहाँ से ये चीज़ डिमांड कर रहे हो, यानी कौन से बैंक के ब्रांच से आप डिमांड कर रहे हो. अगर मान लो कि मेरा जो होम ब्रांच है, होम ब्रांच मतलब जहाँ मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, तो जहाँ मेरा होम ब्रांच है अगर मेरा वहीं का अकाउंट है और मुझे कोई चेंजेस करना है या फिर पैसे बहुत ज़्यादा निकलवाना है तो मैं वहीं जाऊँगी ना, होम ब्रांच में पैसे निकलवाने, है ना. मैं किसी और ब्रांच में या किसी और बैंक में नहीं चली जाऊँगी. For example, if my account is in ICICI Bank, I am not going to IndusInd or HDFC Bank, right? Because मेरा जो पूरा काम है वो कौन देख रहा है? ICICI, उनके पास ही मेरा पैसा है, right? तो कहाँ पर से पैसा डिमांड करना है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है. ये सारे सब पॉइंट्स थे, प्रॉपर प्लेस एंड टाइम ऑफ डिमांड. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड मस्ट बी मेड इन प्रॉपर मैनर. यानी कि पैसे का जो हम डिमांड करेंगे वो ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे बैंक को कॉल कर दिया, अरे कल 5 करोड़ रेडी रखना मेरे अकाउंट से. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. वर्बली वी कैन नॉट आस्क एनीवन टू गिव द अमाउंट. हर एक चीज़ किस तरीके से होगा, एक प्रॉपर कंडीशंस होगा, प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसको हर एक कस्टमर को क्या करना है? फुलफिल करना है. यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा भाई? एक फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, फॉर्म भरिए, सब कुछ भरने के बाद तब जाके आपका पैसा प्रोसेस होगा. वो भी छोटा अमाउंट होगा तो हो सकता है एक ही दिन में प्रोसेस हो जाए, अदरवाइज इट माइट बी टेक 1 or 2 days. कई बार ये भी होता है, लेकिन वो विदाउट वर्बली, ठीक है, और कहीं घूमते फिरते आपने फ़ोन कर दिया उससे काम नहीं चलेगा. प्रोसीजर को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. आपके पास अगर पासबुक है, चेकबुक, पासबुक अगर आपके पास है तो कई बार लोग पासबुक भी लेकर के जाते हैं एज अ प्रूफ ऑफ द अकाउंट, राइट. कई बार फॉर्म भरवाते हैं. और खैर अभी तो KYC नो योर कस्टमर का सिचुएशन हो गया है. कभी भी अगर आपको कोई भी चेंजेस कराना होगा बैंक में, यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ KYC नो योर कस्टमर. और प्राइवेट बैंक्स में तो लाइक KYC की ज़रूरत एक बार होती है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट बैंक में वो फोटो वोटो सब लेंगे, आपके सारे डिटेल्स को फुलफिल कराते हैं. तो वो अलग अलग बैंक का अलग अलग अपना प्रोसीजर है, इंटरनल प्रोसीजर, ठीक है. तो ये सारे आपके पॉइंट्स डेटर और क्रेडिटर में था. नेक्स्ट वन इज बैंकर एज अ ट्रस्टी. अच्छा, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब भी आपने कोई लोन लिया या आपने कोई पैसा जब आप लेते हो तो आपका जो कोलेट्रल होता है, जो आपने दिया होगा लोन के लिए, तो वो सेफली कस्टडी में किसके पास रहता है? बैंक के पास. दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट विदाउट प्रायर. जब तक वो लोन का पैसा, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन दिया, अब 20 साल के लिए वो कोलेट्रल भाई बैंक के पास है. जब तक लोन नहीं चुकाया जाता तब तक वो कोलेट्रल आपको नहीं मिलता है, ठीक है. तो उससे पहले यानी 20 ईयर्स से पहले वो जो एसेट है उसको बैंक कभी भी बेसिकली सेल या बिडिंग या नीलाम नहीं करेगा. आई बात समझ में? तो एज अ ट्रस्टी दे आर एक्टिंग, दे आर बेसिकली टेकिंग द कोलेट्रल, बट दैट इज ओनली फॉर द प्रूफ बिकॉज सच बिग अमाउंट दे आर गिविंग यू एज अ लोन, राइट. सो दे आर बेसिकली टेकिंग योर एसेट एंड होल्ड, और आपका जो पैसा भी है दे आर गोइंग टू होल्ड योर मनी एज अ नॉर्मल फॉर द बेनिफिट, ठीक है. तो इसीलिए बैंक को हम कई बार बेनिफिशियरी भी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वो जो आपसे पैसा भी ले रहा है, जो आपका पैसा भी डिपॉजिट है, वो पैसा को वो मे भी इधर उधर लगा सकता है, लेकिन जब भी आप डिमांड करोगे वो तो आपको दे देगा पैसा,
राइट. सो एक तरीके से ट्रस्ट से बना है ट्रस्टी. सो लाइक दे आर गोइंग टू बेसिकली टेक योर कोलेट्रल बट दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज इट इन द, बोल सकते हैं ना, इलीगल वे में. आपका कभी भी वो एसेट को यूटिलाइज और यूज नहीं करेंगे. आई बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? चलिए लिखो. अ ट्रस्टी, बैंकर एज अ ट्रस्टी में लिखिए. अ ट्रस्टी होल्ड्स मनी और एसेट. A trustee hold money and assets and performs certain functions for the benefit Ma'am, of, please repeat. हाँ, a trustee holds money or assets. A trustee holds money or assets and performs certain फंक्शंस. अच्छा, एक और चीज़ है तो तुम लोग को मैं इसमें ऐड ऑन करवाना चाहूँगी. 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा जो भी लिखवाए वहाँ तक, कि एक तो एसेट का टर्म यहाँ पर, एक तो लोन के टर्म में भी एसेट आया. एक और चीज़ आता है कि आपका पैसा भी डिपॉजिट है ना वहाँ, तो दे आर बेसिकली गिविंग यू सम बेनिफिट आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 5 years मे बी दे आर गोइंग टू गिव यू सम इंटरेस्ट. और अगर आपका अकाउंट में पैसा भी रहता है उस पर भी वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको मिल जाता है ना. सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू बेनिफिट ऑन द मनी दे आर होल्डिंग, यानी जो पैसा उन्होंने होल्ड कर रखा है उस पर भी वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं. सो ट्रस्टी बेसिकली हम उसको भी बोलेंगे जो एज अ बेनिफिशियरी काम करता हो. किसकी तरह काम करेगा? बेनिफिशियरी, जो आपको बेनिफिट देने का काम कर रहा है. आपको लोन दिया, उसके बदले कोलेट्रल होल्ड किया, लेकिन सेल नहीं करेंगे जब तक लोन का पैसा मिल जाएगा. अगर टाइमली तो क्या जरूरत है लोन का पैसा, मतलब आपका एसेट सेल करने का, वो आपको एसेट वापस कर देंगे. ट्रू. सो यहाँ पर ट्रस्टी का मतलब यही है कि जो आपको बेनिफिट भी दे, आपके पैसे को होल्ड करके, आपके एसेट को होल्ड करके, दैट इज ट्रस्ट. ठीक है, चल लिखिए. अ ट्रस्टी होल्ड्स मनी और assets and performs certain functions for the benefit of some other person called beneficiary. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बेनिफिशियरी. के बाद Trustee holds money or assets and performs certain functions for the benefit of some other person called the beneficiary. ठीक है. अब वही एग्जाम्पल वही आया कि इफ कस्टमर डिपॉजिट सिक्योरिटीज और अदर वैल्यूएबल विद द बैंकर एज अ कस्टडी, देन लेटर दे आर बिकम द ट्रस्टी ऑफ द कस्टमर, यानी वो कस्टमर के क्या बन जाएंगे? ट्रस्टी बन जाएंगे. जो कस्टमर्स है वो स्टिल ओनर रहेगा अपने वैल्यूएबल आइटम का, जो भी डिपॉजिटेड है बैंक में. बैंक के पास ओनरशिप नहीं जाएगा, ओनरशिप कस्टमर ही का रहेगा. और जो कस्टमर है दैट इज बेसिकली मतलब लीगल पोजीशन में अगर हम बात करें तो बैंकर एक ट्रस्टी है और देयरफॉर ये जो है आपके एक तरीके से डेटर है कस्टमर के लिए. ठीक है, तो बस इसी को ट्रस्टी यहाँ पर ये कह रहे हैं. देखो, कंपनी में ट्रस्टी सुना है कि कंपनी का ट्रस्टी होता है, सुना है ना? कंपनी में ट्रस्टी होते हैं लोग. तो ट्रस्टी का मतलब यहाँ पर यही होता है कि दैट पर्सन इज नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी बट दे आर एक्टिंग इन अ बिहाफ ऑफ गिविंग बेनिफिट टू दैट कंपनी. आई बात समझ में? तो यहाँ पर कुछ अमाउंट वो लेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली बेनिफिट के लिए अवेलेबल होते हैं. तो यहाँ भी बैंक जो है वो एज अ बेनिफिट की तरह आपके लिए काम करेगा. आपके सामान का एक तरीके से सिक्योरिटी देगा, सेफ कस्टडी देगा, लेकिन ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर मतलब जो पर्सन का प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास 5 किलो गोल्ड है तो 5 kg गोल्ड, मतलब जस्ट मान लो, तो 5 kg गोल्ड जो है वो मेरा जो है मेरे घर पे सेफ नहीं है, मुझे पता है, तो मैंने क्या करवाया भाई? बैंक के पास रखवा दिया. अब वो 5 किलो गोल्ड मेरा ही है, वो बैंक का नहीं होगा. ठीक है ना, वो बैंक का नहीं होगा कि बैंक को जाके दे दिया. लेकिन अगर यही काम आप अपने फ्रेंड के साथ करोगे कि 5 kg गोल्ड है और जाके दोस्त को दे दिया, तो क्या पता वो मिले ही ना वापस. पॉसिबिलिटी इज देयर ना. बट इन अ लीगल टर्म the bank is a trustee and they cannot going to take your valuable items but they are going to put it as a safe custody and for that they are going to take some particular amount or interest. ठीक है. And if they are basically taking the amount, somehow they are also giving you interest.
मतलब अगर आप लॉकर खुलवाओगे तो उसका पैसा आपको लगता है, हर साल का कुछ पैसा जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने आपका पैसा डिपॉजिट कर रखा है तो उस पैसे को एक तरीके से उनके पास एसेट है, वो अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और अपने को भी बेनिफिट देते हैं और आपको भी बेनिफिट देते हैं, सो दे आर बेनिफिशियरी एज वेल। आगे बात समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन ये रह गया था ना, बैंकर एज एजेंट, बैंकर एज एजेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? Working on the behalf of. Middleman, we can say exactly, and someone who is working on the behalf of. Like example में who are agent, like दो कंपनी है, मान लीजिए एक XY और एक Z, ठीक है। अब जो XY कंपनी है और Z कंपनी के बीच में कोई एक पर्सन एक्ट कर रहा है, XY कंपनी का रिक्रूटमेंट का काम, या कोई भी, जैसे एक रिपेयर की कंपनी और एक इंडस्ट्री है, तो रिपेयर का काम इंडस्ट्री में पड़ता है, इंडस्ट्री का काम रिपेयर को पड़ता है, तो एज अ मिडिल मैन दे आर बेसिकली सपोर्टिंग बोथ द कंपनी, राइट। बेसिकली दे आर वर्किंग एज द मिडिल मैन की तरह वो काम कर रहा है, बीच में है, तो दे आर नोन एज एजेंट। वो क्या होते हैं? एजेंट। अब जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, करते हो तुम लोग भी करते होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म, ठीक है। मान लो कि तुमने किसी एग्जाम देना है, मान लो एसएससी का एग्जाम देना है, अब एसएससी का साइट ओपन हुआ, एसएससी का जैसे साइट ओपन हुआ वहाँ पर आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया एंड फाइनली आप किस में चले गए? पेमेंट के ब्राउजर में चले गए। अब पेमेंट का जैसे पेज ओपन हुआ, आपको वहाँ पर ऑप्शंस दिखने लगे डिफरेंट वेरियस बैंक के, ट्रू दिखने लगा। अब वेरियस बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके बाद आपके पास जो भी कार्ड है, जो भी अकाउंट है, उस हिसाब से आपने क्या किया? पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मीडिएटर की तरह कौन काम कर रहा है? बैंक। क्यों? वो एसएससी यानी एसएससी जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके लिए और एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बीच में कौन काम कर रहा है? आपका बैंक। तो इसीलिए बैंक जो है दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट एज वेल, ठीक है। तो वो दूसरे जगह का, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मान लीजिए कि आपने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ के लिए आपको बिल भरना है, आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हैं और आपको पैसा देना बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, लेकिन यहाँ बीच में कौन काम करेगा? पेमेंट के लिए कौन काम आएगा? बैंक। आगे बात समझ में? तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एजेंट। सो बैंकर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ हिज कस्टमर एंड परफॉर्म नंबर ऑफ एजेंसी फंक्शंस, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। एग्जाम्पल में अगर हम कोई सिक्योरिटी लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई स्टॉक भी खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो दैट इज हैपन विद द डीमैट अकाउंट, बट हु इज इन द बिटवीन दैट? कौन हेल्प करेगा ट्रेडिंग में? बैंक। खरीद में, सेल में और परचेज करने में, दोनों में कौन रहेगा बीच में? बैंक रहेगा, ठीक है। चेक कौन कलेक्ट करेगा? बैंक करेगा। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है तो कौन करेगा? बैंक। अगर आपको किसी इंडिविजुअल को अकाउंट में ट्रांसफर कराना पैसा, कौन करेगा? बैंक। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि दे आर वर्किंग एज अ मीडिएटर और एजेंट। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए। एवरीवन क्लियर हो गया सबको बेटा? सबको क्लियर है? अर्पित क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? ठीक है, चलो चलिए लिखते हैं। बैंकर एज एजेंट में लिखिए, अ बैंकर एक्ट एज एन एजेंट। अच्छा एक बात बताओ, लिखिए, a bankers act as an agent of his customer and perform a number of agency functions for the convenience Please repeat again. a banker act as an, एक लाइन बस लिखवा दे रही हूँ ताकि याद रहे तुम लोगों को चीजें। a banker act as an agent of his customer and performs a number of agency functions for the convenience of his customer. Example में लिखिए, he buys or sells securities on the customer's behalf. He buys or sells security on customer's behalf. ठीक है, एक एग्जाम्पल काफी है। यस अभिषेक बोलो बेटा। Agency functions for the convenience of his customers.
एग्जाम्पल में ही बाइज और सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। ठीक है, तो दीज ऑल आर द बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस, और कह सकते हैं जनरल फंक्शंस। इसके अलावा भी कुछ जनरल फंक्शंस है। यस, फर्स्ट सेकंड लिखिए, जो बाकी लिखवाया जनरल रिलेशनशिप में कौन कौन से लिखवाया था मैंने? पहला तो था डेटर एंड क्रेडिटर, ट्रस्टी एज एन एजेंसी। फोर्थ वाला लिखो एज अ प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर PLEDGER, प्लेजर एंड प्लेजी PLEDGEE, प्लेजी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कस्टमर जो है, व्हेन द कस्टमर प्लेजेस प्रोमिसेस सर्टेन एसेट्स और सिक्योरिटी विद द बैंक इन ऑर्डर टू गेट अ लोन। तो यहाँ पर ये प्लेजर का मतलब ये है कि जब कस्टमर प्रॉमिस करेगा कि आप बैंक हैं, आप हमको 5 लाख रुपए दीजिए, तो मैं भाई आपको इसके बदले कुछ ये दे रहा हूँ। तो एक प्रॉमिस हो रहा है यहाँ पर। कौन प्रॉमिस कर रहा है? कस्टमर प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको इतने सर्टेन टाइम में, मान लीजिए 5 लाख रुपए लिया हमने, 5 लाख रुपीज एज अ लोन लिया, 7 साल में 5 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे, चुका देंगे। तो उसके लिए प्रॉमिस किया, लेकिन वर्बल प्रॉमिस कभी भी लीगल टर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, वर्बल प्रॉमिस कैन नॉट बी यूज इन द लीगल टर्म, सिर्फ पार्टनरशिप को छोड़ करके। तो यहाँ पर आपको पता है, तो इसके लिए आप प्रॉमिस तो करोगे लेकिन प्रूफ भी दोगे। तो बेसिकली यहाँ कस्टमर क्या हुआ? प्लेजर, और प्लेजी कौन हो गया? बैंक। तो लिखिए इसमें, व्हेन कस्टमर प्लेजेस, क्या बोल रहे हो? ट्रस्टी में क्या था ना, ट्रस्टी में बताती हूँ, वहां पर तो मैंने ऐसे यूज कर लिया था लोन वाला अमाउंट, लेकिन दे यूज इन द बोथ टर्म, कि जैसे मैंने भी अपना पैसा दिया सेफ कस्टडी के लिए, और उन्होंने एज अ सेफ कस्टडी की तरह उसको रखा भी। उन्होंने ओनरशिप नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आपका उस सामान को प्रोटेक्ट करके रखा, और उसको बाद में एज अ, मान लीजिए कि वो चाहे तो उस पैसे को, गोल्ड को तो नहीं, लेकिन उस पैसे को इधर उधर यूज भी करेगा, लेकिन उसका फायदा आपको भी देगा और अपने भी रखेगा, इसीलिए वो बेनिफिशियरी और ट्रस्टी। आई बात समझ में? यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोन की बात, कि पैसा लेंगे बैंक से, लेकिन प्रॉमिस करेंगे कि देंगे पैसा वापस। एनपीए वाला केस नहीं होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, कि पैसा लिया और फिर दिया ही नहीं, बैंक डेप्ट बना दिया उसको, बैड डेप्ट, है ना। तो यहाँ लिखिए, व्हेन कस्टमर प्लेजेस का मतलब होता है प्रॉमिस। क्या मतलब होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन कर रहा है? कस्टमर। और किससे कर रहा है? बैंक से। ठीक है, सो व्हेन कस्टमर प्लेजेस, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉमिस, when customer pledges promises certain assets or security, certain assets or securities। अच्छा, आपको बता दूं कि आप प्रॉपर्टी के भी कागज दे सकते हैं, आप अपने एफडी का भी कागज दे सकते हैं, जहां पर भी आपका सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, और आप अपना प्रॉपर्टी एसेट भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़ा मशीनरी है, तो आप उसका भी उनको पेपर दे सकते हैं। कुछ प्रूफ चाहिए, जो चीज़ वैलिड प्रूफ हो। ठीक है, वर्बल प्रूफ विल नॉट वर्क, बट अदर प्रूफ विल वर्क, जिसका डॉक्यूमेंट, ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास एक मशीन है, उसका डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन कब दूंगा, कैसे दूंगा, उसका डॉक्यूमेंट, उसका पेपर कब आएगा, उससे मतलब नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ। ठीक है, when customer pledges promises certain assets or security with the bank in order to get a loan, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर कौन है? प्लेजर। कस्टमर कौन है? प्लेजर, जो प्रॉमिस कर रहा है। और प्लेजी कौन हो गया? बैंक। ठीक है, बैंक बिकम्स द प्लेजी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेजर और प्लेजी बनने के लिए भी एग्रीमेंट होगा, तभी तो लोन दिया जाएगा। तो प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, आपके एसेट सिक्योरिटी का भी आपको प्रूफ मिलेगा कि आपने वहां पर एज अ डिपॉजिट किया, एज अ कोलेक्टर।
ठीक है, जब तक रिपे नहीं करेंगे तब तक उनके पास रहेगा। यही है प्लेजर और प्लेजी, मतलब प्रॉमिस और प्रॉमिसर वाला रिलेशनशिप। कोई प्रॉमिस कर रहा है और किससे कर रहा है, तो बैंक से कर रहा है, खत्म। प्लेजर प्लेजी क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए लाइसेंसर एंड लाइसेंसी रिलेशनशिप। लाइसेंसर एंड लाइसेंसी रिलेशनशिप, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी रिलेशनशिप, ठीक है, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी रिलेशनशिप। लाइसेंसर कौन होता है, जो लाइसेंस देता है, और लाइसेंसी जिसको लाइसेंस दिया गया। लाइसेंसर का मतलब होता है जिसने लाइसेंस दिया, ठीक है, जिसने लाइसेंस दिया, और जिसको दिया लाइसेंस वो लाइसेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर बैंकर और कस्टमर जो है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी है। मतलब कि दिस हैपेंस व्हेन बैंकर गिव्स अ सेल्स डिपॉजिट लॉकर टू द कस्टमर। यानी कस्टमर को जब कोई सेल डिपॉजिट मतलब यानी कि आपका कोई लॉकर अगर प्रोवाइड कर रहा है तो दे बिकम द लाइसेंसर। लाइसेंसर क्यों, कि वो आप बैंक का लॉकर को यूज कर सके। तो इसका लाइसेंस कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, और किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है। तो बेसिकली जो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर किए बुक के, लगभग इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ कवर कर लिया है इन लोगों ने, बस ये चीज़ सेपरेट टर्म में यूज़ किया गया है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेजर, है ना, तो ये चीज़ लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाइसेंसर कौन होगा, बैंकर होगा, और कस्टमर क्या होगा, लाइसेंसी होगा। बैंक आपको लाइसेंस दे रहा है। लाइसेंस का मतलब समझते हो क्या होता है, किसी चीज़ को अलाउ करना। जैसे अगर आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े जब मशीन बनते हैं तो उसके ऊपर कॉपीराइट होता है। क्या होता है, कॉपीराइट होता है, क्योंकि हम उस बड़े वाले जो मशीन है वो इनोवेशन किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा हुआ है, और उस पर उन्होंने बहुत खर्च किया है, MR पे, मार्केटिंग रिसर्च पे, ठीक है, या रिसर्च पे बहुत खर्च किया है। अब वो अपने बेनिफिट को, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करने दूसरे को तो देगा नहीं, जो भी उन्होंने इनोवेशन किया है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जब आप लाइसेंस ले लोगे तो मतलब आपको क्या मिल गया, अलाउ मिल गया कि अब आप उसकी मशीन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन लाइसेंस ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, लाइसेंस मिल रहा है लेकिन कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, और किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है। क्यों दे रहा है, वो डिपॉजिट कर सके। बेसिकली यहाँ पर काम किसको है, कस्टमर को है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर रहा है, बैंक, ठीक है। सो यहाँ पर लाइसेंसर और लाइसेंसी समझ में आया। लाइसेंसर कौन है, बैंक, और लाइसेंसी कौन है, कस्टमर। क्लियर हो गई बात। चलिए इसमें लिख लीजिए एक लाइन, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर can be that of a licensor, can be that of a licensor and licensee, and can be that of a licensor and licensee. This happens when the banker gives a sale deposit locker to the customer, sale deposit locker to the customer, sale deposit locker to the customer. So the banker will become the licensor, the banker will become the licensor, so the banker will become the licensor and customer will become licensee. क्या हो जाएगा, कौन बन जाएगा ये, लाइसेंसी। कौन बनेगा लाइसेंसी, कस्टमर, क्योंकि लाइसेंस कौन ले रहा है, कस्टमर। बेनिफिशियरी वो ट्रस्टी, और वो तो हो गया ट्रस्टी रिलेशनशिप, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी रिलेशनशिप जो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। लिखिए रिलेशनशिप ऑफ बेलर, BILOR, बेलर एंड BAILEE, रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। बेली रोड मत लिख देना, बेली है, BAILEE, ठीक है। चलिए यहाँ पर रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर का, बेलर और बेली का भी है। कैसे है,
बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरिंग द गुड्स बाई वन पार्टी टू अनदर. मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या डिलीवर कर रहा है? गुड्स डिलीवर कर रहा है. टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड रिटर्न व्हेन द पर्पस इज एंडेड. यानी कि बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक पर्सन यानी कस्टमर जो है वो बैंक को क्या डिलीवर कर रहा है? गुड्स डिलीवर कर रहा है. और ये गुड्स तब रिटर्न होगा जब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब है वो एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद. ठीक है. सो यहाँ पर बेलर जो है दैट डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द अनदर, और जो बेली है वो हुम पार्टी टू हुम द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड, यानी जिसको दिया जा रहा है. तो यहाँ पर आपका कस्टमर कौन होगा? बेलर. और बैंकर कौन होगा? बेली. आई बात समझ में? चलिए हाँ बता रही हूँ. बेलमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिएगा, जहां पर डिलीवर हो रहा है गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट. यानी कि भरोसे के साथ आप उसको सामान दे रहे हो या कुछ भी कैश दे रहे हो, भरोसे के साथ दे रहे हो. पर्टिकुलर पीरियड के लिए एफडी करवाया, पर्टिकुलर पीरियड के लिए पैसा दे दिया ना, 10 लाख रुपए दे दिया. अब वो पैसा हम रिटर्न एक ट्रस्ट के साथ 10 लाख रुपए दिया. 10 लाख रुपए दोस्त को नहीं देंगे लेकिन बैंक को दे देंगे. सही बात है. उस पर इंटरेस्ट लगा के वो हमें वापस करेंगे लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो एक तरीके से आप एक ट्रस्ट की तरह अपने पैसे को उनको दे रहे हो और साथ साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहे हो जहां मेंशन कर रहे हो कि स्पेसिफिक पीरियड के बाद जैसे ही वो एंड होगा, यानी 5 साल के बाद वो एंड होगा, वैसे ही वो चीज़ आप वापस से उस पर्सन को डिलीवर कर दोगे जिससे आपने वो लिया है, यानी जिससे पैसे आपने रखा है, लिया है. आई बात समझ में रजत? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बेसिकली आपने गुड्स एक पर्सन को, यानी या तो आप गुड्स में कैश वगैरह भी कुछ भी दे सकते हो, कैश भी दे दिया या फिर गोल्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया आपने, बस एक पीरियड ऑफ टाइम को आपने मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक पीरियड कि 5 साल के बाद ही निकालेंगे, 10 साल के बाद ही निकालेंगे. और जैसे ही वो पर्पस पूरा हुआ, 10 साल खत्म हो, वैसे ही वापस से हमने वो पैसा या कैश या गोल्ड जो भी है निकलवा लिया. ठीक है. तो इसमें यहाँ पर जो बेली है वो कौन होगा? बैंक. और बेलर कौन होगा? कस्टमर. ठीक है. इसमें लिखने की जरूरत है? समझ में आया ना? बेलमेंट लिख लो बस. क्या है बेलमेंट, क्या है वो लिख लो, वो बहुत जरूरी है. BAILMENT, बेलमेंट लिखिए. बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरिंग गुड्स, फॉर डिलीवरिंग गुड्स, फॉर डिलीवरिंग गुड्स by one party to another, by one party to another, to be held in trust, to be held in trust, to be held in trust for a specific period, for a specific period, and returned trust for a specific period and returned. यस अभिजीत बोलो बेटा. One party to another. To be held in trust for a specific period, for a specific period, and returned when the purpose is ended, and returned when the purpose is ended, and returned when the purpose is ended, returned when the purpose is ended. तो इसको कहते हैं बेलमेंट. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब दोनों पार्टी का इस पर साइन हो जाता है. पता होगा तुम लोगों ने जब पढ़ा होगा लॉ. तो बेसिकली बेलमेंट का मतलब यही है. और देयर इज अ वन मोर रिलेशनशिप दैट इज बेलर एंड बेली. एक होता है रिलेशनशिप ऑफ द एडवाइजर एंड क्लाइंट. उसको लिख लो, लिखना मत अंदर, बस ये पॉइंट लिख लो. रिलेशनशिप ऑफ एडवाइजर एंड क्लाइंट, रिलेशनशिप ऑफ एडवाइजर एंड क्लाइंट. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटीज़ में. तो यहाँ पर बैंकर एज ए एडवाइज़र भी काम करता है. बैंकर सिर्फ एडवाइज़र के लिए सिक्योरिटीज़ में काम नहीं करेगा. आपको एफडी कराना है फिर भी आपको एडवाइस देगा. जब आपको कोई अकाउंट खुलवाना होगा तो भी एडवाइस देगा. क्रेडिट कार्ड लेना है तो भी एडवाइस देगा. सही बात है ना? क्रेडिट कार्ड की तो 150 एडवाइस दे देगा कि इसमें ये भी, हाँ, इंश्योरेंस कराना है तो भी एडवाइस देगा. सो हेयर द बेसिकली बैंकर वर्क या फिर दे एक्ट एज एन एडवाइजर एंड
द कस्टमर इज वर्क एज अ क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंकर है वो आपको एडवाइस कई बार ऑफिशियली भी देता है और कई बार अनऑफिशियली भी देता है, यानी कि ऐसा नहीं कि लीगल पढ़ लिख करके एडवाइस देगा, है ना। कई बार वो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी एडवाइस देगा, कई बार आपको अनऑफिशियल एडवाइस भी देगा, देखिए सर इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। बैंक ने नहीं कहा ये एडवाइस देने, लेकिन स्टिल वो देगा, है ना। सो पर्सनली भी समटाइम दे गिव यू एडवाइस, ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो दे आर वर्किंग लाइक एन एडवाइजर। And there are some people who are basically appointed for this and they are customer relationship manager. बैंक में कौन होते हैं ये? Customer relationship manager who are appointed to do this work for giving advice. Clear हो गई बात? चल, और एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप तो समझ आ ही गया, ठीक है। तो यहाँ एजेंट कौन है? बेसिकली वर्क एजेंट की तरह कौन करेगा? बैंक, एंड प्रिंसिपल क्लाइंट, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल रिलेशनशिप, लिखिए स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप में 4 पॉइंट है, इसको लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक्स, ऑनर HONOR, ऑनर HONOUR, ऑनर, ऑनर मैंने मोबाइल वाला नहीं लिखना है, HONOUR, ऑनर चेक्स, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक्स, ठीक है। सेकेंड लिखिए बैंकर्स ड्यूटी, बैंकर्स ड्यूटी, सेकेंड रिलेशनशिप, ये सारे स्पेशल रिलेशनशिप है, जनरल हो गया, स्पेशल रिलेशनशिप। बैंकर्स ड्यूटी टू मेंटेन सिक्रेसी, बैंकर्स ड्यूटी टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, of the customer's account. Next point लिखिए bankers right to claim, bankers right to claim incidental charges, banker rights to claim, bankers right to claim incidental charges. Fourth point, law of limitation, law of limitation on bank deposits, on bank deposits. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक्स, लिख लिया है सबने? ये सारे पॉइंट्स लिख लिया ना? फोर्थ वाला लिखा, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन बैंक डिपॉजिट्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन बैंक डिपॉजिट। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक, ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराता है बैंक में, ठीक है, अराइजेज अ कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर। अब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया कि अब भाई अकाउंट इसमें है, तो पैसा वैसा पासबुक चेकबुक सब बैंक से मिलेगा, है ना। मतलब पैसा नहीं मिलेगा, पैसा हम देंगे, बट चेकबुक और पासबुक तो मिलेगा, है ना। और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, अपना अकाउंट डालोगे कितना पैसा है सब इंफॉर्मेशन भी इजिली दिख जाएगा, है ना। As long as there is a sufficient balance in the account of the customer, the banker must honor all his check. जब तक आपके अकाउंट में बहुत पैसे हैं तब तक चेक को यूज कीजिए, है ना। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 करोड़ है और आप 10-10, 15-15 लाख का चेक बना रहे हैं, तब तक बनाइए, ठीक है। जब आपका चेक, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है एज लॉन्ग एज देयर इज सफिशिएंट बैलेंस, यानी जितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से अगर आप चेक बना रहे हैं तो उस चेक को रिस्पेक्ट मिलेगा, वो चेक आपका क्लियर भी होगा। However, the banker can refuse to honor the check only in certain cases like wrong details. Honor check को तभी बैंक कैंसिल करेगा जब डिटेल उसमें गलत होगा, आपके चेक को क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इन्होंने एक चीज़ और नहीं लिखा, अगर आपका चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भी आपका चेक क्लियर नहीं होगा। बैलेंस होना ही चाहिए, तभी आपके चेक को इंटरटेन किया जाएगा। आपके अकाउंट में 0 बैलेंस और आप चेक यूज़ कीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। बाउंस हो गया तो उस पर भी लीगल एक्शन होता है, पता होगा तुम लोगों को, है ना, लीगल एक्शन। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक का मतलब है क्लियरेंस ऑफ चेक जो है उसका एक ऑब्लिगेशन है, बैंक को क्लियर करना ही करना है चेक। वो आपके चेक को क्लियर ना करिए पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन द सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, लाइक देयर शुड बी सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए सफिशिएंट। मान लीजिए 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया और अकाउंट में है 10 रुपया, चलेगा?
नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, आपका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो ऐसी सिचुएशन में आप पे लीगल एक्शन तो होगा ही होगा, आपको चेक क्लियरेंस किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन बैंक का जिम्मेदारी है चेक क्लियर करने का। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि उत्तरदायित्व, जिसको हम दायित्व कहते हैं ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर चेक आप ही के अकाउंट का है तो वो चेक क्लियर करने का राइट है किसके पास, या फिर बोल सकते कस्टमर का हक है कि आपका चेक क्लियर होना चाहिए। लेकिन तभी होगा ना जब पैसा होगा, है ही नहीं तो कहाँ से होगा। क्लियर हो गई बात। चेक आपने डिपॉजिट नहीं किया तो क्लियरेंस तो होगा नहीं, और उसको 3 महीने के विदिन ही, जब जो भी डेट है उससे 3 महीना उसका वैलिडिटी होता है। यानी कि अगर हमने आज चेक काटा, टुडे इज 5th of October 2021, देन दैट इज वैलिड टिल 5th February ना, यहाँ से अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, हाँ जनवरी, 5 जनवरी, ठीक है। सो जनवरी तक आपका वो वैलिड होगा चेक। जैसे ही 5 से 6 हुआ वो चेक ऑटोमेटिकली खत्म, बैलेंस वो आपका एक्सपायर, वो चेक एक तरीके से एक्सपायर हो गया। बाउंस का मतलब कुछ और होता है। बाउंस का मतलब होता है जब पैसा नहीं है अकाउंट में और आपने चेक दे दिया और आपका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, यानी कि पैसा नहीं है। तो जब भी आपने चेक दिया है पैसा होना चाहिए। क्लियर रखना, इस बात को समझ रखना, इसमें लीगल एक्शंस भी लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट वन इज सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। इसमें लिखवाऊंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ में यहाँ तक आया ना। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अब बैंक का है आपके चेक को क्लियर करने का। सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, यानी कि कस्टमर ने जब अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, बैंकर मस्ट नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कस्टमर टू द अदर पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि आज भी आपने बैंक में अकाउंट ओपन कराया, आपका अकाउंट से रिलेटेड सारे डिटेल किसी और को दे दिया। क्या होगा उससे, क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इजीली कोई भी पैसे आपके निकलवा सकता है। जैसे आपने डेबिट कार्ड का, मान लो आशुतोष है, इसके पास डेबिट कार्ड है, इसने अपना CVV नंबर, अपना ATM पिन और अपना डेबिट कार्ड नंबर दे दिया किसी को, क्या होगा। हाँ, ATM पिन बैंक के पास होता है, लेकिन CVV नहीं मांगेगा कभी भी आपसे। नहीं मैम, ATM पिन जो आप बनाते हैं वो बैंक को पता नहीं होता। हाँ, जब आप चेंज करते हैं तो हाँ, पिन उसको नहीं पता होता है। CVV आपसे नहीं पूछेगा। ATM पिन एंड CVV नेवर दैट कैन बी गोइंग टू आस्क बाय द बैंकर टू, मतलब कभी मांगेगा नहीं वो आपसे। कभी भी ऐसा कॉल आए, इफ दे आर आस्किंग फॉर योर ATM पिन एंड ऑल, नेवर गिव देम, ठीक है, अदरवाइज पैसा निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। कार्ड का नंबर आप दे सकते हो बैंक को व्हेन दे रिक्वायर्ड इट, दे विल आस्क यू फॉर गिविंग द बैंक। क्रेडिट कार्ड का नंबर वो मांगते हैं कई बार, डेबिट कार्ड का नंबर मांगेंगे, लेकिन नेवर दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर CVV एंड ATM पिन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर कस्टमर ने अकाउंट ओपन कराया बैंक के साथ, तो ऑब्वियसली बैंक किसी का भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास ऑन नहीं कर सकता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ द बैंकर, ठीक है। यहाँ पर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में डिस्क्लोजर किया जाएगा कस्टमर के अकाउंट को, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट नॉट इन द फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। लेकिन हो सकता है कि जैसे कोई पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो भी हियर होंगे, यानी कि जो भी उनके बच्चे या फिर जो भी उनकी वाइफ, ये जो भी हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में यू आर गोइंग टू गिव द डिटेल्स ऑफ दैट। अदरवाइज किसी भी आउटसाइडर को या किसी के भी मांगने पे आप अकाउंट डिटेल बैंकर जो है वो नहीं देगा, किसको, आउटसाइडर्स। क्लियर हो गया भाई। सर्टेन सर्कमस्टांसेस और कंडीशन हर जगह अप्लाइड है, याद रखिएगा, हर जगह पे अप्लाइड है। फर्स्ट वाले में भी था, इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स राइट टू क्लेम इंसिडेंटल चार्जेस, यानी बैंकर अगर चाहे तो वो कोई कमीशन चार्ज कर सकता है अगर वो बहुत सारा फैसिलिटी या कोई फैसिलिटी दे रहा है किसको, कस्टमर को। जैसे कि आपके लॉकर के लिए कमीशन, डीमैट अकाउंट के लिए भी कमीशन लेता है बैंक, पता होगा आप लोगों को, पर ईयर उसमें कुछ अमाउंट कटता है, वो भी कमीशन। उसके अलावा आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला, उस पर भी कमीशन। क्रेडिट कार्ड दिया, हाँ एग्जैक्टली। तो इन शॉर्ट वी कैन से, और आपने अगर टिकट भी करवाते हो ना तो देखना वहाँ पर बैंक चार्जेस करके लिखा होता है। एग्जैक्टली, गेटवे ऑफ पेमेंट चार्जेस। गेटवे ऑफ पेमेंट चार्जेस यानी कि आपको एक रास्ता दिया जा रहा है अब बेसिकली टिकट लेने का, तो उसमें भी पैसा कटता है। तो जो भी फैसिलिटी आपको देगा बैंक, जो भी, उसको फ्री में नहीं देगा, उसके लिए कुछ पैसे या कमीशन क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट इज
लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन बैंक डिपॉजिट. अब इस लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि कस्टमर गिव्स अप द राइट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू एट द बैंकर इफ ही हैज नॉट ऑपरेटेड हिज अकाउंट सिंस लास्ट 10 ईयर्स. यानी कि इस लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये है कि कस्टमर जो है वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है. रिकवर करना मतलब कि मान लीजिए कि अकाउंट में 5,000 रुपये पड़ा था, लेकिन 10 साल तक पैसे को निकाला नहीं गया, 10 साल तक उस अकाउंट को टच नहीं किया गया. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी 10 साल तक अगर नहीं, मतलब 10 साल से उसने नहीं टच किया, फिर भी वो चाहे तो वो पैसा को बैंक से निकलवा लेगा. यानी कि पूरी जिंदगी भर के लिए एक तरीके से वो पैसा आपके अकाउंट में तो जिंदगी भर के लिए है ना. ऐसा नहीं कि सर्टेन पीरियड के लिए, बट वो हमेशा के लिए है. एफडी वेफडी को छोड़कर नॉर्मल पैसा अगर आपके अकाउंट में है 5,000 रुपया और आपने नहीं निकलवाया, 10 साल तक छुआ भी नहीं अकाउंट को, तो भी रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट देयर अराइजेज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तो होता ही है कि जिंदगी भर के लिए आपका पैसा हम रखेंगे. आई बात समझ में? 10 साल तक ट्रांजेक्शन होना हो, जो पैसा ड्यू है बैंक के पास वो आप रिकवर कर सकते हैं. तो ये कुछ स्पेशल रिलेशनशिप था अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल नोट्स. लेकिन बुक में कुछ गार्निशी ऑर्डर वगैरह कुछ दिया हुआ है, उसको भी हम सारे कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर हो गई बात? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाट एवर वी डिस्कस टुडे? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास, किसी को भी कोई डाउट? स्पेशल रिलेशनशिप में आज हमने नहीं लिखा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें लिखेंगे थोड़ा पॉइंट. क्लियर हो गया? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऑनर चेक, ठीक है. सेकेंड, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्लियर हो गया. नॉट डिस्क्लोज द कस्टमर्स डिटेल क्लियर है. और फोर्थ है कि इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है, या नॉमिनल चार्जेस या इंसिडेंटल चार्जेस बैंक इज गोइंग टू चार्ज फॉर गिविंग यू वेरियस फैसिलिटीज. क्लियर हो गया? ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन हैव एनी डाउट?